हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। जो भी हमारा बचा हुआ है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या जो रोल होता है फार्मासिस्ट के बारे में। उसके पहले देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसमें हम लोगों ने पहला देखा था डेमोग्राफी देखा था। डेमोग्राफी का हम लोगों ने साइकिल भी देखा था। साइकिल में हम लोगों ने टोटल 5 स्टेज देखे थे। साइकिल ये स्टेज देखे थे। फर्स्ट स्टेज था हाई स्टेशनरी फेज, सेकंड था अर्ली एक्सपांडिंग। फर्स्ट जो स्टेज था उसको बोलते हैं, जो फर्स्ट था उसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज। एंड सेकेंड वन था अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। थर्ड वन था, जो हमारा थर्ड था वो लेट एक्सपांडिंग स्टेज, लेट एक्सपांडिंग स्टेज। जो फोर्थ वन था उसको बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। एंड लास्ट हमारा आता है निगेटिव ग्रोथ। लास्ट आता है निगेटिव ग्रोथ। क्लियर? अगर मैं एक शॉर्ट में अगर बताऊं, मैं जो हमारा ये वाला इसका मतलब था हमारा कि जो हमारा बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो दोनों सेम रहेगा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों सेम। क्लियर? और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो बर्थ रेट था वो सेम एज इट इज हाई स्टेशनरी फेज के जैसे ही था। बर्थ रेट सेम। क्लियर? और जो डेथ रेट है वो क्या हो गया, गिर गया। डेथ रेट क्या हो गया, गिर गया। क्लियर? उसके बाद जो हमारा थर्ड है तो होता बर्थ रेट, जो है जो बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गिर गया वो भी। और उसके साथ में क्या हो गया, फर्दर डेथ रेट फर्दर फॉल्स। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है फोर्थ वन, बर्थ रेट इक्वल्स डेथ रेट, बर्थ रेट इक्वल्स डेथ रेट। और क्लियर? और इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रोथ कुछ भी नहीं होता है, ग्रोथ कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जो हमारा मोर्टेलिटी है, जो मोर्टेलिटी है उसका रेट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है, और मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट। क्लियर? ये हमारा डिटेल्स था। उसको हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग देखा था। फैमिली प्लानिंग ये होता है कि जो भी बेबी को, जो भी बच्चे को जन्म देना है वो शादी के टाइम में डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितने टाइम में कितना बच्चा चाहिए। You have to avoid unwanted birth and bring about a wanted birth. Second point, and third point, regulate the interval between pregnancy. It means कि पहला बच्चा से दूसरे बच्चे का जो टाइम रहता है मिनिमम 3 to 4 ईयर्स का आपके उसके बीच में रहना चाहिए। देन इट विल गुड फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड। एंड देयर इज सम स्टेज फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादा उम्र अगर पेरेंट्स की हो जाती है तो उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी होती है तो भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स ये हो जाएगी कि अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, बच्चा अच्छे से वो नहीं होगा, अच्छे से उसका डेवलप नहीं होगा। क्लियर?
और माँ बाप भी उस हिसाब से उनको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से उनको पाल नहीं पाएंगे। क्लियर। आज हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में देखे थे, तो आज हम लोग ये क्लियर हो गया। आज हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा है मेन टॉपिक हमारा है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। क्लियर। देखो इसमें ये होता है ना कि मदर और चाइल्ड में जो मतलब है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जो बर्थ होता है, जो बर्थ होता है उसमें जो बेबी है, बेबी का बर्थ का ना एक टाइम होना चाहिए। एक टाइम मतलब और कैसा कि जो मदर्स है, मदर्स का जो एज होता है उसी एज में बेबी को अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो बेबी रहेगा और जो मदर रहेगा दोनों के लिए, दोनों का हेल्थ अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू अगर कम एज में, एज कम्पेयर टू अगर कम एज में प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। क्लियर। बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। क्लियर। देखो बहुत सारा ऐसा क्या क्या कर सकते हैं इससे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज रहेगा उससे कैसे बचा जाता है वो बता सकते हैं। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ये होता है कि जो भी डिजीज होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जो ट्रांसमिट होते हैं उसको कम्युनिकेबल बोलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाती उसको बोलते हैं। जस्ट लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो जाएगी आपका हो गया डायबिटीज, कैंसर हो गया, और डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ये चीजें क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। और ये अगर मैं कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूं तो जो चीजें जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, हमारा ये हो गया टाइफाइड हो गया। ये चीज क्या होता है कम्युनिकेबल होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में होता है। HIV हो गई। क्लियर। इसमें इसमें जो फार्मासिस्ट है कि ये भी कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्रॉपर नॉलेज, जो प्रॉपर यूजफुल नॉलेज है वो मदर को देना चाहिए कि उस टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सा मेडिकेशन सबको यूज़ करना चाहिए। और ऑलमोस्ट 80 to 90% जो भी मेडिकेशन रहते हैं वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। क्लियर। 80 to 90% जो भी मेडिसिन होते हैं उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। क्लियर। और जब भी बर्थ का टाइम रहे तो उस टाइम पे एक प्रॉपर प्लेस मतलब कि एक अच्छी हॉस्पिटल में जाके जो भी डिलीवरी है उसको करनी चाहिए। एक नॉर्मल लोकल में ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि एट द टाइम पे जो बेबी है और जो मदर है दोनों को डिफिकल्टीज हो सकती है। क्लियर। दोनों को डिफिकल्टीज और जान का भी खतरा होता है। क्लियर। और ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीजों का भी क्या होना चाहिए ध्यान देना चाहिए। क्लियर। अब जैसे जैसे मदर है तो मदर का ना डिफरेंट डिफरेंट उसका स्टेज है, क्या क्या स्टेज उनको बताना चाहिए, क्या क्या स्टेज में क्या क्या चीजें होती है। तो पहला जो होता है, पहला जो स्टेज है, पहले स्टेज को बोलते हैं एंटी नेटल केयर सर्विस। एंटी नेटल केयर सर्विसेज। क्लियर। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे लिखता हूं मैं इधर,
जब भी प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस टाइम पे उस टाइम पे मदर को पूरा कंप्लीट डिटेल्स देना चाहिए कि मतलब जो बेबी है और जो मदर है, बेबी और मदर को कितना हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे उनको भी अच्छा रहे और बेबी को भी अच्छा रहेगा। क्लियर। और ये भी करना चाहिए जैसे कि प्रमोट सेफ गार्ड एंड प्रिसेव वुमेन्स हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर। एंड आइडेंटिफाई द इंसिडेंट ऑफ हाई रिस्क and give them special care. Clear. Identify and avoid pregnancy risk. Pregnancy risk मतलब कि जैसे उस टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आप ज़्यादा घबराए मत, जब नॉर्मल चीज़ें होती हैं या कॉम्प्लिकेशन होती है कुछ ऐसा आपको अगर फील होता है उसको प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर जो एक्सपीरियंस जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके आपको दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद से ही डिसाइड करो या किसी बॉडी से पूछ के आप अच्छा उसके बारे में ट्रीट करो। उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट डिटेल्स जिसके पास है, जो एजुकेट उसके बारे में, जिसको पूरी नॉलेज है, उससे आपको बात करनी चाहिए। क्लियर। डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। क्लियर। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर है उनको जितना हो सके उतना लूज कपड़ा पहनना चाहिए, उतना लूज कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट कपड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि खुद को भी प्रॉब्लम होगी और बेबी को भी प्रॉब्लम होगा। और न्यूट्रिशन के बारे में जितना हो सके उतना समझाना चाहिए कि प्रोटीन्स कितना लेना चाहिए, कार्ब्स कितना लेना चाहिए, फैट कितना लेना चाहिए, क्योंकि जो उनका खाने का जो कैपेसिटी पहले थी, जो उनका खाने की कैपेसिटी पहले थी, अब उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहेगी। अगर पहले 1 रोटी खा रहे थे अब उनको 1.5 रोटी खाना पड़ेगा और 2 रोटी तक भी खाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो तो अपने लिए तो खा ही रहे थे, अब उनको 2 लोग को देखना है। जब 2 लोग को देखना है तो 2 लोग की साइज का भी खाना खाना पड़ेगा। क्लियर। उसके साथ कुछ पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान देना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन मतलब आप वैसी जगह पे मत जाओ जिधर डस्ट होता है, जिधर पोल्यूशन होता है, और कुछ जिधर रेडिएशन रहता है उस प्लेस पे भी नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, इन्वायरमेंट भी देख सोच समझ के करना चाहिए। क्लियर। जैसे क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ड्यूरिंग 1 to 3 मंथ के फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to 3 मंथ के मिस कैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए कि हर चीज़ों का जो जानकारी उसे होना चाहिए। क्लियर। तो फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, प्रमोट एंड सेफगार्ड द प्रिजर्व वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Clear. And identify incident of high risk and give them the proper and special cares. Special cares in the sense which careness is more effective and क्या क्या caring करना चाहिए। Clear. And pharmacist should identify and avoid any pregnancy risk. Clear. And educate the mothers and family members about nutrition and personal hygiene, and educate the mothers for the clothing कि कपड़ा ढीला पहनो, you have to wear loose cloth। क्लियर। इसमें आपको भी कंफर्टेबल रहे और बेबी को भी कंफर्टेबल रहेगा। क्लियर। एंड जो सेकेंड वन है, एंड सेकेंड वन को बोलते हैं इंट्रा नेटल केयर। इसको बोलते हैं इंट्रा नेटल केयर सर्विसेज। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जो 9 मंथ का टाइम था वो टाइम हो गया, 9 मंथ हो गया। अब क्या होता है इंट्रानेटल केयर सर्विस, मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब बेबी को जन्म दे रहे हैं तो उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मतलब क्या होता है कि जब भी चाइल्ड बर्थ रहता है उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उसके उस टाइम पे
उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे क्या ना हो जाए। मतलब कि ये होता है कि जब भी, मतलब उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जब सीजरिंग का, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो उस टाइम पे अगर सीजरिंग पे भी जाए तो आपको उस चीज़ के लिए डरना नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब देखो सीजरिंग अगर होगा तो आपको एक से दो बेबी के, एक से दो बेबी से ज़्यादा नहीं करना रहता अगर सीजरिंग होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा पॉसिबल होता है ज़्यादा बेबी का, लेकिन सीजरिंग के बाद ज़्यादा बेबी नहीं कर सकते। क्लियर। और वैसे भी दो बच्चे बहुत, दो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, दो बच्चे से ऊपर नहीं करना चाहिए वैसे भी। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड। तो जितना भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, क्या हो सकता है, उस टाइम पे कितना पेन होता है, तो उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, उस चीज़ों के बारे में डिटेल्स बताओ। क्लियर, क्लियर। तो अभी जैसे मैं अभी बात करूँ कि क्या क्या हो सकता है, फार्मासिस्ट क्या क्या बता सकता है। तो फार्मासिस्ट शुड educate and prevent complications such as hemorrhage and convulsions etc. and provide care to the baby, provide care to the baby कि उस टाइम पे क्या क्या जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो उनको क्या क्या दे सकते हैं, बेबी के लिए कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो उस टाइम भी देने का। क्लियर। डिलीवर द बेबी विदाउट इंजरी टू द बेबी एंड मदर, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ना मदर को और ना ही बच्चे को, ना मदर को और ना ही बच्चे को कुछ किसी भी तरह का हार्म होना चाहिए या इंजरी होनी चाहिए। क्लियर। तो देखो जो पहला था एंटी नेटल केयर सर्विस, इसमें ये होता है जो जो फार्मासिस्ट का रोल है, फार्मासिस्ट शुड प्रमोट सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेकेंड वन आइडेंटिफाई द इंसिडेंट ऑफ हायर रिस्क and give them special care. Understood? And identify the avoid any upcoming pregnancy risk. Pharmacist should educate the mother and family members about the nutrition and personal hygiene. Personal hygiene just like कि आप मार्केट में उतना ज़्यादा मत विजिट करो, ज़्यादा पोल्यूशन मत जाओ, ज़्यादा आप रेडिएशन वाले प्लेस मत जाओ। क्लियर। अगर मैं बात करूँ इंटरनेटल केयर सर्विस जो सेकेंड वाला है, इसमें ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब भी डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है, तो प्रोवाइड क्या हो सकता है, प्रोवाइड केयर टू द बेबी, डिलीवर द बेबी विदाउट इंजुरी टू द बेबी एंड मदर। क्लियर। एंड prevent complications such as hemorrhage and convulsions. Clear? I hope you understood. उसके बाद आता हमारा तीसरा वाला, उसके बाद आता तीसरा, जो तीसरा है इसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज। पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज। क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर जैसे डिलीवरी हुआ ना तुरंत ही उसी टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है उसके बारे में क्या क्या नॉलेज दे सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि जैसे डिलीवरी हुआ बच्चे का तो उसी टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, कितना करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, कब कब करना चाहिए उसको, और बाकी चीजें नहीं देनी चाहिए, और बाकी चीजें नहीं देनी चाहिए मतलब कि ना वाटर ना एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन, कुछ भी नहीं देना चाहिए। क्लियर, क्लियर। ये क्या होता है कि जैसे ही बेबी का जन्म हुआ उसी टाइम पे क्या क्या सर्विसेज देनी चाहिए, क्या क्या उनको कॉम्प्लिकेशंस ना आए, क्या क्या चीजें मतलब बतानी चाहिए ये डिटेल। क्लियर। उसके बाद आता है, अगर मैं बात करूँ कि क्या कर सकता फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, कि अभी एक बेबी हो गया, अभी दूसरा बेबी कब करना है, उसके बीच में जो टाइमिंग रहता है 3 से 4 साल का, वो टाइम देखना चाहिए।
क्लियर। एंड टू चेक द ब्रेस्ट फीडिंग इज सफिशिएंट, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना करना है कितना नहीं करना है। क्लियर। एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर द मदर रैपिड रिटर्न टू ऑप्टिमम हेल्थ। क्लियर, कि मतलब कि कौन सा ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट देना, ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि जिससे जो मदर का हेल्थ था, जो पहले डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के पहले जैसा उनका हेल्थ था, वो एज सुन एज पॉसिबल या जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में उसका वो जो पहले उसका हेल्थ था उतना हेल्थ हो जाना चाहिए। क्लियर, कि ज्यादा टाइम तक नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम तक उसका हेल्थ खराब नहीं रहना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आता हमारा फोर्थ वन, इसको बोलते हैं नियो नेटल केयर सर्विसेज। नियो नेटल केयर सर्विसेज। देखो इसमें क्या होता पता है, जैसे ही ये समझ लो कि जो फ्रॉम 1 days to 3 days बेबी का बर्थ हुआ, बेबी का जन्म हुआ, उसके 1 से 3 दिन तक क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट नॉलेज देना जरूरी है। क्लियर, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना, जो बच्चा होता है वो ना जन्म लेता है, और जन्म लेने के ना 3 से 4 दिन, 1 से 2 दिन के बीच ही क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। रीजन ये होता है कि अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर से जो ऑब्जर्वेशन, ये चीजें नहीं होती है। इसके लिए ये प्रॉब्लम होती है, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। क्लियर, तो क्या क्या करना चाहिए पता है, पहले तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, जो उसका बेबी है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। अवॉइड जो भी इन्फेक्शन है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्लियर। एंड कार्डियक, रेस्पिरेटरी एंड इन्फेक्शन मैनेजमेंट, कुछ भी ऐसा चीज है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। और कोई भी चीज अगर डायग्नोस होती है, कोई भी चीज अगर अर्ली डायग्नोस होती है तो उसको भी क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। क्लियर। और क्या करना चाहिए, टेबल ऑफ जो भी क्या होना चाहिए कि मतलब प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, जिससे बेबी को अच्छा से उसका हेल्थ मेंटेन रहे। ऐसा नहीं सुबह दूध दे दिए बच्चे को और फिर शाम को, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि फटाफट उनको भूख लगती रहती है और उनको टाइम टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर, तो इसकी क्या हो जाता है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, इन्फेक्शन को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके स्टार्टिंग एज में, उस एज में जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में जो इन्फेक्शन है उससे दूर ही रहना चाहिए। कार्डियक, रेस्पिरेटरी या इन्फेक्शन जो कुछ ऐसा समथिंग होता है उसको मेंटेन करना चाहिए। क्लियर। और कोई भी अगर सांस की दिक्कत ऐसा कुछ हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, पहले से ही डायग्नोस कर लेना चाहिए, पहले से पता लगा लेना चाहिए। पता है। क्लियर। और उसके बाद अक्वायर्ड डिसऑर्डर एंड डिजीज, जो भी कुछ है उसके बारे में पता करो, उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्लियर। और क्या करो, सुटेबल फीडिंग शेड्यूल बना लो, सुटेबल फीडिंग शेड्यूल बना लो कि कब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, कब नहीं करानी। अंडरस्टूड। तो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करना चाहिए। देखो ब्रेस्ट फीडिंग करने का इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करानी चाहिए, रीजन क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें ना आइडियल न्यूट्रिशन होता है, पहला तो लिख लो आइडियल न्यूट्रिशन, आइडियल
न्यूट्रिशन हो गया। दूसरी बात करूं तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है ना, वो बहुत सारे जो डिजीज होता है ना उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसीज। जो भी कुछ डिजीज होता है उसके रिस्क क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे इंटेस्टाइनल टिश्यू डैमेज होता है, एलर्जिक होता है, बावल डिजीज हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन बॉडी में किसी भी तरह का होगा, इस चीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर। और देखो जो 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 ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसके अंदर ना एंटीबायोटिक्स रहता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। इस एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि बच्चा नया नया आया है पृथ्वी पे, तो अब उसको क्या है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उस चीज से लड़ने के लिए अगर बेबी के अंदर अगर एंटीबॉडीज नहीं रहेगा, वो बाकी चीजों से नहीं लड़ पाएगा, बाकी दुनिया से नहीं लड़ पाएगा। क्लियर। किसी भी चीज से वो इन्फेक्ट हो सकता है। क्लियर। और क्या करता है, जो हेल्थ के जो प्रमोट बेबी वेट, हेल्दी वेट, मतलब कि कितना वेट रहना चाहिए, कितना वेट नहीं रहना चाहिए, ये सब कौन, ये मेंटेन होता है। क्लियर। और जो होता है ना, इसमें ना चाइल्ड क्या होता है, स्मार्टर बनता है। चाइल्ड स्मार्टर। क्लियर। और जो मेंटेन होता है, जो उसका वेट रहता है, जो उसका हाइट रहता है, वो किससे मेंटेन होता है, वेट एंड हाइट, मेंटेनेंस ऑफ हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट। क्लियर। उसके बाद जो होता है ना, अगर मैं मदर्स की बात करूं, तो मदर्स में ये हो सकता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनको ना जो डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे तो उनको डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनको डिप्रेशन भी कम होगा, और यूट्राइन जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी अच्छा होता है। क्लियर। नहीं तो वो अगर वो अच्छे से यूट्रस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिससे क्या होता है, बहुत में प्रॉब्लम होती है। क्लियर। और ये प्रॉब्लम जो बेबी में भी हो सकती है, और ये बच्चे में भी हो सकती है कि जो डिजीज है वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा नहीं कर अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर तो बच्चे को नहीं करा, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा और मदर को भी प्रॉब्लम होगा। क्लियर। बहुत सारे डिजीज होती है, उसको प्रॉब्लम। अगर मदर्स की बात करूं तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनका रहता है वो मेंटेन रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन होता है, मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो अगर मैं बात करूं, देखो दो चीजें मैं देख लेता हूं। अगर रिस्क फॉर इन्फेंट, मतलब कि अगर बेबी अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर वुमेन अगर नहीं करा रही है तो, वुमेन अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही तो क्या प्रॉब्लम होगी। क्लियर। देखो अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा नहीं करता, बच्चे को अगर दूध नहीं पिलाते टाइम टाइम पे, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो अस्थमा का है, जो अस्थमा अटैक, जो अस्थमा का इन्फेक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे को नहीं कराते हैं, और दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एलर्जिक हो जाएगा। क्लियर। और जो एलर्जिक के साथ में क्या हो जाएगा कि उसका जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होने लगेगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। और अगर बेबी को अगर अच्छे से मिल्क नहीं मिलेगा
तो जो उसका डेंटल का, जो उसके दांत का जो फॉर्मेशन होती है वो भी अच्छे से नहीं होती है। और क्या हो जाएगा कि चाइल्डहुड में ही ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चाइल्डहुड में कैंसर होने का चांसेस होता है। कोई भी जो पार्ट हो, कोई भी जो बॉडी का जो ऑर्गन्स हो वो अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, और बच्चा धीरे 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 बचपन में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब डाइजेशन उसका बराबर नहीं रहेगा। और जो मेन प्रॉब्लम होता है कि अगर बॉटल्स का दूध उस टाइम पे देने लगते हैं तो क्या होता है कि ईयर के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है। ईयर के अंदर क्या होने लगता है, इन्फेक्शन। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर जो वुमेन्स रहती है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है, मैं फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारा शोर हो रहा है। देखो, जो वुमेन्स अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उनके ब्रेस्ट में कैंसर हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होने का चांसेस यही रहता है कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है तो, और ओवेरियन कैंसर भी होने का चांसेस होता है। और बहुत कम एज में ही जो उनका हिप रहता है वो फ्रैक्चर होने का चांसेस होता है। और ज़्यादा ये होने लगता है कि ओबेसिटी उनको बहुत ज़्यादा होने लगे, क्योंकि जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन का, हार्मोन्स का जो मेंटेनेंस का अच्छे से हार्मोन्स नहीं होता है। और जो भी फैट आया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो जाके एक जगह जमा होने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद वो रहता है कि जो यूट्रस है, उसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, और रेक्टम में क्या हो जाएगा, जो उसका मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेनेंस नहीं रहेगा। क्लियर। और देखो, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी अगर देखो, और अगर फ्रिक्वेंट, अगर बार बार अगर प्रेगनेंसी करते हैं, मतलब हर 1 साल में, 1.5 साल में भी अगर मदर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अगर बच्चा होता है उस टाइम पे भी जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर। क्लियर। वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएंगे अगर फ्रिक्वेंट, मतलब ज्यादा, अगर बेबी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, या मदर को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 3 से 4 साल का एक बेबी से दूसरे बेबी की। क्लियर। और इस कंडीशन में ये हो जाता है कि अगर बेबी को अगर ज्यादा मिल्क अगर नहीं मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं कराती मदर, ये चांसेस ज्यादा हो जाता है कि जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा कि दोनों के बीच में नहीं जमेगा। मतलब ज्यादा माँ और बच्चे का जो प्यार होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ही ज्यादा एक दूसरे के बीच में आता है। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। बाहर थोड़ा आवाज है, इसके लिए मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। क्लियर। ये इतना समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस होता है इसके हम लोगों ने पूरा साइकिल देख लिए, स्टेज देख लिए, उसके बाद कितना इंपॉर्टेंस होता है, और मदर को भी क्यों करना चाहिए, और मदर को भी क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, और बेबी को भी क्यों करना चाहिए। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।